हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ श्रीनगर के लाल चौक से इस वक्त हम मौजूद हैं और लाल चौक से ही देश दुनिया की तमाम खबरें आज आप तक पहुंचाने वाले हैं। श्रीनगर से लगातार हम बुलेटिन कर रहे हैं। इससे पहले पहलगाम से भी आपको तस्वीरें दिखाई थी और आज देश दुनिया की खबरों का सिलसिला यहीं से। बिल्कुल, और उसी श्रीनगर के लाल चौक से जहां पर एक वक्त पर आतंकियों ने ये कहा था कि यहां पर तिरंगा फहरा के दिखाए, और आज देखिए तिरंगा शान से यहां पर लहरा रहा है। एनएसजी के कमांडोज ने यहां तिरंगा फहराया था और उसके बाद से आज तक तिरंगा यहां पर हमेशा लहराता है। ईद का त्योहार है, इस बीच सौहार्द बना रहे, इसको लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और आज हम श्रीनगर में हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा और चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में हाई अलर्ट भी है। खास करके उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी और खुले में भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बरती जा रही है। आज बकरीद के त्योहार की वजह से ही कई जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद के बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं और साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूपी सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि स्पष्ट तौर से गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। और ऐसे ही दिल्ली सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि बकरीद के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी अगर की गई तो कार्रवाई की जाएगी। 6 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग जगहों की कि कैसे फिलहाल आज बकरीद है और बकरीद पर बवाल ना हो, इसे लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी में अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर और शाहजहांपुर की तस्वीरें आ रही हैं। साथ ही यूपी के डीजीपी ने यह साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी है, किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए और कुर्बानी भी तयशुदा जगहों पर ही होनी चाहिए। 6 तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, शाहजहांपुर, अलग अलग जगह पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज सौहार्द बना रहे, इसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। खास करके प्रतिबंधित पशु जितने भी हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेस जितने भी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। यानी कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो एक बड़ा संदेश भी दिया गया है कि जो रूल्स बनाए गए हैं कि प्रतिबंधित स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी है या प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी है, वो सभी को फॉलो किया जाना है। अगर नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसे कुछ इसलिए किया जा रहा था कि दोनों समुदाय के बीच में सौहार्द बना जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी जो वाद विवाद है वो होता हुआ नजर नहीं आए। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तो पहले से चिन्हित जो स्थान है उन्हीं पर कुर्बानी होनी चाहिए। तय स्थान से अलग जाकर जहां पर मनाई की गई है, ओपन स्पेसेस हैं, वहां पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पर कह दिया गया है। बिल्कुल, और विवादित सेंसिटिव जगहों पर भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यानी तयशुदा जगह पर ही कुर्बानी होनी चाहिए। साथ ही जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी बताया गया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट, इन सभी की कुर्बानी नहीं होनी है। अगर ऐसा किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी, ये भी सुनिश्चित किया गया है। कुर्बानी के बाद में अपशिष्ट निस्तारण के इंतजाम भी किए गए हैं। अपशिष्ट निस्तारण के इंतजाम के साथ साथ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो सख्त एक्शन होगा, इसको लेकर भी मनाही की गई है। जो निर्धारित स्थान है वहीं पे आप नमाज पढ़िए, वहीं पे आप कुर्बानी दीजिए, ये यूपी सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है। यूपी सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें और भी अहम निर्देश है कि विवाद हुआ तो तहरीर का इंतजार नहीं किया जाएगा, यानी तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस का संचालन नहीं होगा, ये भी स्पष्ट तौर से कह दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर कुर्बानी की इजाजत तो दी गई है, लेकिन केवल निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की इजाजत दी गई है। वहीं यूपी के अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में भी कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन केवल निर्धारित जगहों पर जहां पर परमिशन मिली है। बिल्कुल, और आगे आपको ये भी बता देते हैं कि कुर्बानी के लिए हजारों बकरों की बिक्री हो रही है और ऐसे में एक बकरा बेहद ही खास है जो 50,000 रुपए का बिका। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नियावांग की मंडी में ये खड़ा वही बकरा है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके 1-2 नहीं बल्कि 50,000 रुपए में बेचा गया और खरीदा गया है। बताया जा रहा है कि 2 साल के मोटे तगड़े इस बकरे का वजन 100 किलो से भी ज्यादा है। इस बकरे को खरीदने वालों से ज्यादा देखने वालों की भीड़ थी। अभी तक तो इसके ऊपर कोई मार्केट में कोई बकरा नहीं बिका है। इतने दाम का बकरा, ये भैया 2 साल का बकरा है। शाम होते ही ये बकरा बिक गया। अयोध्या में उन्हीं जगहों पर
जगह कुर्बानी की इजाजत है जहां पहले से स्थान तय किया गया है। कुर्बानी के अवशेष सार्वजनिक स्थलों पर ना फेंके जाएं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कहीं किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि कल का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में चेनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। साफ तौर पर आतंकवाद को भेजकर पाकिस्तान ने भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी थी, टूरिज्म को इंपैक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिलहाल इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद में कश्मीर को एक बड़ी सौगात मिली है, टूरिज्म को प्रमोशन मिला है। ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है, ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये श्रीनगर का वही लाल चौक है जहां पर एक वक्त पर झंडा आगे। आपको राजस्थान से खबर बताते हैं, जहां पर भजनलाल सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत तीर्थ यात्रा पर बुजुर्गों को भेजा जाएगा और इसी कड़ी में पहली बार हरी झंडी उनके द्वारा दिखाई गई है। और ये जो ट्रेन कटौती की है। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे आपका फायदा क्या है, ये जान लीजिए। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट कटौती की है। इसका मतलब रेपो रेट घटने से बैंकों को
आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट कटौती की है। इसका मतलब रेपो रेट घटने से बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो 100 बेसिस पॉइंट कम किया। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब बैंकों का वो कैश का वो हिस्सा होता है जो आरबीआई के पास सुरक्षित रखा होता है। यानी CRR घटने पर बैंकों के पास ज्यादा कैश फ्लो होगा। CRR और रेपो रेट में कटौती से बैंकों के पास ज्यादा कैश फ्लो तो आम लोगों के आसान और कम ब्याज पर लोन मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक खेती, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लगातार मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे मौसम की अनिश्चितता, ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव, टैरिफ यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाली शुल्क से जुड़ी चिंताएं और इन फैक्टर्स पर आरबीआई लगातार नजर रखे हुए है। लाल चौक से खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे हरिद्वार में लहरों में एक व्यक्ति डूबने लगा तो आगे डिपेंडेंट रहते हैं और खास करके स्विगी, जोमैटो बहुत इजीली अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आया फूड डिलीवरी मंगा ली। लेकिन एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अगर कोई डिलीवरी बॉय आपके घर आता है, बाइक खड़ी करता है, स्कूटी खड़ी करता है, उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में से वो खाना निकालकर आपको दे देता है। बहुत सामान्य बात है। लेकिन अगर उस डब्बे के अंदर हथियार निकले तो क्या होगा? और पुलिस ने ऐसे ही फूड डिलीवरी वाले जो गिरोह है उसको पकड़ा है। देखिए, खाने के बैग में हथियार। आप भी सोच रहे होंगे कि खाने के बैग में तो खाना होना चाहिए, फिर हथियार कहां से आ गए? दरअसल ये मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां फूड डिलीवरी बॉय खाना नहीं हथियारों की सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। खाने के बदले हथियार और सलाद के बदले तमंचे और कारतूस। पुलिस ने जब डिलीवरी बॉय का बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने इसके पास से 315 बोर के 10 तमंचे और 5 कारतूस जब्त किए हैं। 22 से 23 साल का लड़का है ये, और ऐसा जब पूछताछ किया गया, इससे एक टिप ऑफ के आधार पर जब इसको इंटरसेप्ट किया जाता है तो इसके पास से 10 तमंचे 315 बोर के बरामद किए गए, कारतूस बरामद किए गए, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लेकिन जब इसे पूछताछ किया जाता है तो ये स्विगी में जो दिखाने के लिए काम होता है, स्विगी में काम करता है। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले की रामराज पुलिस और एसओजी की टीम को इस हथियार तस्कर की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जमालपुर नहर पुलिया पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जब एक बाइक सवार युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने की बजाय स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी बाइक स्लिप हो गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि सुधांशु नाम का ये युवक फूड डिलीवरी कंपनी की आड़ में कंट्री मेड हथियारों की सप्लाई करता है। पुलिस अब इसके पूरे सिंडिकेट का पता लगाने में जुट गई है। साक्षी, जब आप बस में ट्रैवल करती है तो कहाँ बैठती है? सीट पे बैठते हैं और कहाँ बैठते हैं? बिल्कुल, लेकिन जो ये खबर है मध्य प्रदेश के पन्ना से आ रही है, यहाँ पर जान हथेली पर है और बंदा बस के ऊपर। लेकिन लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते। आप भी जरा देख लीजिए कि हो क्या रहा है। बस के अंदर ठूंसे लोग, बस की छत पर बैठे यात्री, गेट पर भी लटके और बस के पीछे भी लटक कर रहे सफर। हादसे को खुद बुलावा देती ये डराने वाली तस्वीर है मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बस थोड़ी सी चूक नहीं हुई कि जिंदगी की कहानी खत्म। लेकिन बस में सवार लोगों को न अपनी जान की परवाह है और न सड़क पर गुजरने वाले दूसरे लोगों की फिक्र, और अपनी जान दांव पर लगाकर खतरनाक सफर को अंजाम दे रहे हैं। खतरे से अनजान ये लापरवाह लोग बसों की छतों पर बैठकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ओवरलोड यात्रियों के चलते ये बस कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकती है, लेकिन बस की छतों पर सवार लोगों को तनिक भी खौफ नहीं। यूं इस तरह बस में सवार होकर लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं तो प्रशासन की लापरवाही भी साफ उजागर हो रही है। जिम्मेदार लोगों को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही, शायद उन्हें किसी हादसे का इंतजार हो। नियमों को ताक पर रखकर लोग खुलेआम बस की छतों पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यातायात विभाग इस खतरे से अनजान है या जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं? देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। कार में पैसेंजर्स सो गए तो डॉगी ने क्या किया? ग्रोसरी शॉप में भूखा हाथी घुसा तो क्या हुआ? आप देखिए 2 मिनट में टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस पर खत्म हुई थी तो यहाँ पर तिरंगा फहराया था। लेकिन श्रुति का भारत जोड़ो यात्रा तब हुई थी जब बीजेपी केंद्र में थी, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तब तो ऐसा कुछ नहीं किया था राहुल गांधी ने, जिसको लेकर उनके ऊपर काफी सारे सवाल भी खड़े किए गए।
गए। बिल्कुल 75 साल बाद, जब पहले जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने फहराया था। और अगली जो खबर है वो भी राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। बिहार की एक महिला ने राहुल गांधी को अंगूठा छाप का मतलब समझा दिया है। तो क्या राहुल गांधी को अंगूठा छाप का मतलब नहीं पता? सॉरी, अंगूठा छाप? क्या गांधी के सामने जब महिला ने खुद को अंगूठा छाप कहा तो वो महिला की बात नहीं समझ पाए? सॉरी, अंगूठा छाप? दरअसल अपनी बिहार यात्रा में राहुल गांधी गया पहुंचे, जहां वो कांग्रेस की भाई बहन मान योजना के बारे में महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। तभी वहां उन्होंने बैंड बजाने का काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात की। महिला अपनी कहानी बता रही थी, तभी उसने राहुल गांधी को बताया कि वो अंगूठा छाप है। राहुल गांधी महिला की अंगूठा छाप होने की बात नहीं समझ पाए। हम लोग काम करके हम लोग बैंड सीखे भैया, अपना मजदूरी करके हम लोग बैंड सीखे हम तो अब रोजगार करें। नरेगा में तो ये होता है कि हम लोग के खाता पर पैसा आता है, मुखिया सरपंच होता है, हम तो लोग के तो उतना नहीं, हम तो अंगूठा छाप हैं। सॉरी, अंगूठा छाप? अंगूठा लोग पढ़े लिखा नहीं हम लोग हैं, अनपढ़ गवार हैं, तो अंगूठा छाप नहीं भैया। महिला ने राहुल को आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द अंगूठा छाप का मतलब समझाया। 10,000 कॉल और 10 करोड़ की ठगी। उत्तर प्रदेश से ये खबर सामने आई है, जहां पर साइबर सेल और पुलिस की मदद से एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। ये ठगी आपको वेब सीरीज जामताड़ा की याद दिला देगी, क्योंकि ये जो ठगी हुई है एकदम फिल्मी स्टाइल में हुई है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। देखिए, 20,000 कॉल, 10 करोड़ की ठगी। मुजफ्फरनगर पुलिस के गिरफ्त में आए इन साइबर ठगों ने VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से 3 महीने में 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर डाला। इन्होंने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज बनाया हुआ था। इसी एक्सचेंज से करीब 20,000 कॉल की गई। मुजफ्फरनगर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुढ़ाना मोड़ से इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनके नाम मोहसिन, सद्दाम और मोहम्मद फिरोज बताए जा रहे हैं। ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं और साइबर ठग गिरोह चलाकर सिम ब्लॉक्स की मदद से भोले भाले लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इनके पास से पुलिस ने बड़ी तादाद में सिम कार्ड, ATM कार्ड, सिम बॉक्स, मोबाइल, वाईफाई राउटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। दरअसल इंटरनेट के जरिए की जाने वाली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से कॉल करने वाले की पहचान छिप जाती है। इसी का फायदा इन ठगों ने उठाया, लेकिन मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। हमने अभी आपको यूपी के मुजफ्फरनगर के ठगों की कहानी बताई। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ की भी स्टोरी बताते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की खिचड़ी पक रही है। दरअसल यहाँ पर 50,000 कर्मचारियों के ऊपर संकट गहरा रहा है, जिन्होंने कई महीनों से सैलरी नहीं ली। घोटाले की बात सामने आई है। आखिरकार मामला क्या है, रिपोर्ट में आपको समझाते हैं पूरी डिटेल के साथ में। MP अजब है, सबसे गजब है। एम्प्लॉय कोड है, पहचान नहीं। कर्मचारी का नाम है लेकिन काम नहीं। भूत एम्प्लॉय, कितनी सैलरी उठाई? भूत कर्मचारी, जी हाँ, सही सुना आपने, भूत कर्मचारी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों का एम्प्लॉय कोड तो है पर कोई पहचान नहीं। कर्मचारी का नाम तो है लेकिन काम नहीं। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां 50,000 सरकारी कर्मचारी सिस्टम से अपनी खुद की सैलरी नहीं उठा रहे, वो भी दिसंबर 2024 से, यानी बीते 6 महीने से, जबकि इससे पहले तक इन कर्मचारियों की सैलरी रेगुलर बेसिस पर विड्रॉ की जा रही थी। जी हां, रिकॉर्ड में इन 50,000 एम्प्लॉय का डेटा तो है, लेकिन ये कर्मचारी किस विभाग में काम करते हैं, कब रिपोर्ट करते हैं, ये डेटा अधूरी जानकारी के साथ सरकारी पोर्टल में अटका हुआ है। जबकि इन कर्मचारियों की सैलरी कोड एक्टिव है और बीते 6 महीनों से ट्रेजरी से इनकी सैलरी नहीं निकाली गई है। इसलिए ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग की तरफ से पिछले महीने के सारे कोषालय अधिकारी यानी DDO को चिट्ठी लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी गई है। इन 50,000 कर्मचारियों से जुड़ा जो आंकड़ा सामने आया है वो होश उड़ाने वाला है। इनमें 40,000 रेगुलर कर्मचारी, 10,000 टेम्पररी कर्मचारी शामिल हैं और इनकी रुकी हुई सैलरी की रकम 230 करोड़ रुपए है। कांग्रेस का आरोप है कि ये 230 करोड़ नहीं बल्कि 12,000 करोड़ का सुनियोजित सैलरी घोटाला है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार चेक एंड बैलेंस पर काम करती है, तभी मामला पकड़ में आया है। 25 साल से 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रा हो गया। अब 6 महीने से वो कर्मचारी मिल नहीं रहे। ये सरकार की, नेताओं की, प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत बगैर तो हुआ नहीं होगा। तो ये 12,000 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला है सरकार का
संगठित अपराध में आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से काम किया जाता है। अपने आप में चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं और जहां पर भी इस तरह के विषय आते हैं सरकार बहुत गंभीरता से कार्रवाई करती है। ऐसे विषयों पर आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। मामले की जांच भले ही चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इन 50,000 कर्मचारियों में सैकड़ों भी अगर ऐसे निकल आए जिनका अस्तित्व न हो, तो आखिरकार इस सिस्टम को कौन ऑपरेट कर रहा है? क्या कर्मचारियों के नाम पर किसी और को सैलरी दी जा रही थी? और अगर ये घोटाला नहीं है तो 50,000 फर्जी कोड एक्टिव क्यों हैं? कांग्रेस ने इस पूरे मामले में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होने के आरोप लगाए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, जो कि कांग्रेस द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा है, कि हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला इस पूरे मामले में किया गया है और अब इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो जांच केंद्रीय एजेंसी करे, चाहे राज्य की एजेंसी करे। अगर जांच नहीं होती है तो इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे। कैमरामैन कमलेश के साथ मकरंद काली, टाइम्स दोनों भारत, भोपाल। अगली खबर आरसीबी से जुड़ी हुई है। 18 साल के बाद में आरसीबी जीत तो गई, लेकिन आए दिन फैंस से जुड़ी हुई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बेहद चौंका देने वाली है। श्रुतिका, ये जो खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर आरसीबी के फैंस पर एक्शन